Good morning, students. Today, this is chapter 8 Shell Structure and Functions. We have already covered this chapter. Now, we are going for the exercise, and a few questions we have already discussed in lecture number 5 in previous lecture, right? So, we are proceeding this chapter, and this will be the last lecture of this chapter number 8, right? So this is exercise part 2, right? Now this is the sixth question. State the difference between eukaryotes and prokaryotes. Now eukaryotes and prokaryotes, we have to difference between these two, right? So there will be a table in which first column we will take the eukaryotes and first one in prokaryotes and second one is eukaryotes. Now we have already gone through this topic in a chapter, so we have to make the difference. The first difference is that most of them are unicellular. What we are talking about? Prokaryotes, right? So in eukaryotes, this is most of them are multicellular, right? So multicellular organism are eukaryotes and unicellular organism is prokaryotes. Now second difference is that since it is unicellular, so there will not any nuclear membrane. There is no nuclear membrane. So the nucleus is poorly defined, right? तो इसका जो न्यूक्लियस होता है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, किसकी? प्रोकैरियोट्स की, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो देयर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसकी जो न्यूक्लियस होती है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, ठीक है। सो द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। अब क्योंकि उसके बाहर जो है मेम्ब्रेन है तो वेल डिफाइंड होते हैं, यानी उसका एक विशेष स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन के कारण, ठीक है। जैसे आप किसी मटेरियल को किसी बैग में रख देते हैं या किसी सांचे में रख देते हैं तो उसका भी जो शेप होता है वो वेल डिफाइंड हो जाता है। इसी तरीके से इसकी जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स की, वो वेल डिफाइंड होती है। नाउ in prokaryotes not all organelles are present, इसमें सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है ना। जबकि यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, इसमें सभी चीजें होती हैं जो एक सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ in this nucleus is absent, in the nucleus is present, यूकैरियोट्स में होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होता है इसलिए सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। पहले वाले का यानी प्रोकैरियोट्स का जो कि यूनिसेलुलर है उसका जो एग्जांपल है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये प्रोकैरियोट्स के जो एग्जांपल्स हैं वो है ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। जबकि यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो उसका एग्जांपल है प्लांट, एनिमल सेल, फंजाई, ठीक है ना। तो कोई प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है या फिर फंगी हो सकती है, राइट। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. What are chromosomes found in a cell? Where are chromosomes found in the cell? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल में कहाँ मिलते हैं, एंड स्टेट देयर फंक्शन, और उनका क्या यूज है, उनका क्या रोल है, उनका क्या काम है। क्रोमोसोम्स का वर्क बताना है और एक चीज ये बतानी है कि क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं। तो कहाँ होते हैं क्रोमोसोम्स, कहाँ पे पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स? न्यूक्लियस में, राइट। तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स
present in the nucleus that they carry genes. क्रोमोजोम्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी धागे का आकार होता है उसका, और वो न्यूक्लियस में रहते हैं और वो क्या करते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं. तो वेयर आर क्रोमोजोम्स फाउंड इन द सेल, तो इसका आंसर हो गया इन न्यूक्लियस. ठीक. अब क्रोमोजोम का फंक्शन बताना, तो क्रोमोजोम क्या कैरी करते हैं, जीन्स. और जीन्स का काम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. तो ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग आर स्टोर्ड इन द जीन्स. ठीक है ना. जो भी कैरेक्टर्स होते हैं जो एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं यानी बच्चे में जाते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स कौन कैरी करता है, कौन स्टोर करके रखता है, जीन्स. ठीक है. तो जीन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं. ठीक है. कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन्स. ठीक है. नाउ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. केवल क्रोमोसोम ही ऐसा है जो कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पे भेज सकता है. राइट. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. सेल आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन. आपको इस क्वेश्चन के आंसर में ये बताना है कि जो सेल होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. कहने का मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है. अब इसको आपने एक्सप्लेन करना है. ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसी को आपने सपोर्ट करके आपने अपनी स्टेटमेंट यानी अपना आंसर प्रोड्यूस करना, अपना आंसर लिखना. ठीक. तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें हम, तो सबसे छोटी यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट वो होती है सेल. और सेल में 3 चीजें होती हैं. वन इज मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और बिल्कुल सेंटर पे होता है यानी एक और पार्ट होता है इनर पार्ट, दैट इज द न्यूक्लियस. ठीक है. ईच पार्ट हैविंग इट्स इम्पोर्टेंस. मेम्ब्रेन का काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करके रखना और मटेरियल्स को यानी सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करना एक सेल से दूसरी सेल में. ठीक. साइटोप्लाज्म वो इन बिटवीन मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होता है. ठीक है. अब इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट कैपेबल ऑफ लिविंग फंक्शंस. ठीक है. जो लिविंग फंक्शंस हैं उसमें सेल का रोल होता है. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. ये सबसे छोटी यूनिट होती है लाइफ की. दैट इज द रीजन व्हाई सेल्स आर रेफर्ड टू एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ब्लॉक ऑफ लाइफ. ठीक है ना. क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट है लाइफ के लिए, इसलिए हम इसे कहते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ब्लॉक ऑफ लाइफ. ठीक. अब हम बात करते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी बना है वो एक ऑर्गन सिस्टम से बना है. ठीक है ना. एक ऑर्गन सिस्टम, उसके अंदर होते हैं बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, और हर ऑर्गन सिस्टम किससे बना है, ऑर्गन्स से. बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे. ठीक है. उसमें जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें कई सारे हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं. ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना है ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम बना है ऑर्गन से, ऑर्गन बने हैं टिश्यू से, और टिश्यू किससे बना है, सेल से. सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और सबसे बड़ी यूनिट होगी यहाँ पे पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन बनती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मिलने से. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स से, ऑर्गन टिश्यू से, टिश्यू सेल से. ठीक है. तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होगी आपकी सेल.
सेल एग्जिस्ट इन वेरियस शेप्स एंड साइज एंड परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। सेल्स जो हैं वो कई तरीके की होती हैं, या आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ब्रांच सेल भी होती हैं, स्फेरिकल भी होती है, लाइन सेल्स भी होती हैं, और जिसके पॉइंटेड एंड होते हैं, ठीक है ना। तो उन जैसा जिसका फंक्शन होगा, सेल की शेप भी उसी पे बेस्ड है। देयर शेप्स एंड साइज आर रिलेटेड टू द फंक्शन इट परफॉर्म्स। जैसा जिसका काम है उसकी शेप और साइज वैसी ही होती है सेल। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। तो उसके कलर को ग्रीन रखने के लिए वहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल्स में, ठीक। क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड रिक्वायर्ड फॉर फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक। जब लीफ का कलर ग्रीन होगा, ठीक, तो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। अब वो कैसे होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, ठीक है, तो फूड मेकिंग प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक। जो बाकी के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट की जरूरत नहीं होती, एंड दस दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फूड मेकिंग प्रोसेस में काम आता है, इसलिए वो केवल प्लांट्स में ही रहता है, ठीक। ये लास्ट का क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और आज ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।